अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वेल, नायब तहसीलदार की पोस्ट्स जो हैं कुछ दिन पहले अनाउंस हुई और सिलेबस भी अनाउंस हो चुका है। होप सो अब सभी बच्चों ने सिलेबस देखा होगा। बहुत सारे बच्चे एस्पेरेंट्स जो हैं जो जॉब के लिए पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, इस पोस्ट का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे और फाइनली अब ये पोस्ट भी अनाउंस हुई और इसकी लिंक भी ओपन कर दी गई है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम हो, कोई नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, जेकेएस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस का एक प्रोमिनेंट रूल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को मोस्ट, मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 टाइम्स उसको रीड करना है। हर लाइन को आपको अच्छे से कीनली पढ़ना है, आपको देखना है, आपको इसकी टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है और उसके बाद आपको देखना है ये सिलेबस जो है मोर और लेस ये बाकी जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए रिसेंटली या प्रीवियस ईयर्स में जो हुए उस सिलेबस के साथ मैच करता है। लेकिन आपको क्या देखना है, आपको ये नोटिस करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आपको ये नोटिस करना है कि क्या डिफरेंस बनाता है इस सिलेबस में, इस पेपर में क्या डिफरेंस बनाएगा बाकी पेपर से। बाकी जो पोस्टर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो पोस्टर्स कंडक्ट हुई, जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उनसे क्या डिफरेंस बनाता है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, ये जो पेपर 1 है, दैट इज़ द हमारे पास एमसीक्यू टाइप है। 120 मार्क्स इसके हैं, 120 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। इसमें जो पहला कंपोनेंट है दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 36 मार्क्स का है। दैट मीन्स ज़्यादा वेटेज इस पूरे सिलेबस में इसी का है। और बच्चे, अगर जो बच्चे 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, तो उनका यही कारण होता है कि वो इसी सेक्शन से क्वेश्चंस मैक्सिमम बच्चे जो है गलत करके आते हैं। क्योंकि ये सेक्शन जो है ये थोड़ा अनप्रडिक्टेबल, अनसर्टन टाइप का है। किसकी वजह से अनसर्टनिटी इसमें आती है, दैट इज़ द करंट अफेयर, जो एक मेजर पोर्शन इस कंपोनेंट में है। अब हम बात करते हैं जो पहला कंपोनेंट है जिसके 36 मार्क्स है, दैट इज़ द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसका जो पहला पार्ट है दैट इज़ द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। जो ये करंट अफेयर है इसका कोई प्रोमिनेंट सोर्स नहीं होता है, हम कोई स्टैंडिंग सोर्स इसमें नहीं कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यूसली एड ऑन हमें होगा आज की न्यूज़, जो बैक में जो भी न्यूज़ हुई है प्रीवियस ईयर भी आ सकता है इसमें। इसमें डेली करंट आ सकता है, इसमें वीकली करंट आ सकता है, इसमें मंथली करंट आ सकता है। इसका हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि हमें इससे अवेयर रहना है। हर जो भी करंट में ऐड होता है, लाइक कोई स्कीम ऐड हो जाती है, कोई जीआई टैग किसी को कुछ मिल जाता है, या प्रोडक्शन में कोई कंट्री टॉप कर जाती है, कोई सैटेलाइट कोई लॉन्च करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आज शिफ्ट आया है, पूछते हैं क्वेश्चन उसके बारे में भी। तो इसीलिए इसमें आपको अपने हॉराइजन्स को बढ़ाना है और करंट के साथ कंटिन्यूसली अवेयर रहना है, इनसे आगा रहना है। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस जो होगा ऑलमोस्ट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, लाइक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, या हम कहेंगे पटवारी का एग्जाम हुआ, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है, इसमें ऑलमोस्ट साइंस जो है वो आता है बेसिक लेवल का, वो हाई लेवल का नहीं आता अप टू 10th स्टैंडर्ड। कभी कभार कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 11th 12th स्टैंडर्ड से हो सकता है, मे बी आ सकता है। लाइक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज द डेफिनेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी, क्लास 11th केमिस्ट्री से आई थी वो, और उसमें सीधा ही वो डेफिनेशन क्लास 11th केमिस्ट्री से कॉपी पेस्ट करके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में डाली थी और कहा था ये डेफिनेशन जो है ये किस
ने दी है, किस केमिस्ट ने ये डेफिनेशन दी है, वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन थे और उसका आंसर जो था वो रोल्ड हॉफमैन था। इसी तरह से कोई टर्मिनोलॉजी, कोई फैक्ट उठा के देंगे 11th-12th का, लेकिन बेसिक जो है वो ज़्यादा 10th तक ही आता है। और टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, टेक्नोलॉजी में आपको जो भी डेली न्यूज़ है, लाइक हमारे पास कोई मिसाइल है, कोई सैटेलाइट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो भी हमारे पास नई नई टूल्स इन्वेंट होते हैं, डिस्कवर होते हैं विद टाइम, आपको टेक्नोलॉजी में वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और हर एग्जाम में, वेदर केएस हो, यूपीएससी हो, जेकेएसएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अब इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल, ये सारा कॉन्सेप्चुअल बेस का है। अगर आप एक एग्जाम में इसका कॉन्सेप्ट ग्रेस्प कर लेते हैं तो बाकी एग्जाम्स में वही रिपीटेशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई प्रोटोकॉल ऐड होता है, कोई एक्ट नया आता है, या हम कहेंगे इसको कुछ कोई नई वेटलैंड या रामसर साइट ऐड होती है या नेशनल पार्क, बाकी जो है बाकी वही कॉन्सेप्ट सेम रहता है। लाइक हमारे पास इकोटोन, इसमें हमें पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है हमें, इकोलॉजिकल पैरामिड्स पढ़ने हैं हमें, इंट्रैक्शंस पढ़नी है हमें, फूड चेन, फूड वेब पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी आ सकता है इससे क्वेश्चन, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, ये सारा जो है ये इसी कंपोनेंट में आता है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है दैट इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट का फेज। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मूवमेंट्स की क्रोनोलॉजी आती है, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेट वाइज हमें करना पड़ता है, वो आता है हमारे पास। या कोई ऐसा न्यूज़पेपर होगा, ये किसने दिया है, किस फ्रीडम फाइटर ने ये न्यूज़पेपर दिया है, वो आ सकता है। कोई स्लोगन होगा उसके बारे में, या कोई डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कभी कभार कोई नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, इसका आ सकता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसने ये वर्ड यूज़ किया, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिस भी बच्चे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, ही कैन डू इट वेरी इजीली, उसके लिए बहुत ईजी है ये करना। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट होता है दैट इज़ द पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसमें आपको सबसे पहले देखो, सभी बच्चे जो है वो हाई लेवल के नहीं होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, पहली बार वो इस किसी जॉब के लिए अपेयर हो रहे होंगे। तो सबसे पहली बात जो है मेरे लिहाज से, आप इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप उसको बहुत ही कीनली देखें, उसको अच्छे से गो थ्रू करें, उसको देखें, पढ़ें, समझें कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा ओशन कहाँ पे है, कौन सा सी कहाँ पे है, या हम कहेंगे स्ट्रेट्स हमें इसमें देखनी है। कभी कभार स्ट्रेट्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें तो वर्ल्ड है ना, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड है, कौन सा रिवर कहाँ पे है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, गुल्फ कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है, पॉइंट आउट करना है मैप पे। इंडिया या ये वर्ल्ड का मैप जो है पहले उसको देखना है। उसके बाद जो हमारे पास इसमें आता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन में, इंडिया का तो आपको सभी बच्चों को ये तो पहले हिमालयाज, वो तो आप पढ़ोगे खुद ही जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, इसमें हिमालयाज आते हैं। फिर इसमें प्लेट्यूज, इसमें डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुला आता है, इसमें अरावलीज आते हैं, पूर्वांचल, ये सब आता है इसमें। ट्रांस हिमालयाज आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स आते हैं। हमें इसमें कोस्टल लाइंस चेक करनी है, किस स्टेट की ज़्यादा कोस्ट लाइन है। हमें इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ को देखना है, कौन कितना बॉर्डर शेयर करता है, इस सब में ये आता है। इसके बाद जो हमारे पास सिक्स कंपोनेंट है, दैट इज़ द सिक्स पार्ट है पहले कंपोनेंट का, दैट इज़ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट दैट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी पढ़ना है, वो जो होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इंडेक्सेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी इकोनॉमी में ही आता है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है, ये भी है इकोनॉमी। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, हमें इसमें क्या डायमेंशन है, अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। इन्फ्लेशन पढ़ना है, नीति आयोग पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई को पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ना है, दैट इज द इंडियन इकोनॉमी। बट
हम आजकल क्या देखते हैं एग्ज़ाम में थोड़ा शिफ्ट आया है। पहले तो यही पूछते थे बेसिक लेवल का, लेकिन अब थोड़ा बैंकिंग पे इन्होंने रुपे कार्ड या क्रेडिट डेबिट कार्ड, या हम कह सकते हैं उसके बारे में भी आरटीजीएस के बारे में, नेफ्ट के बारे में क्वेश्चंस अब आते हैं, अब पूछते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज़ द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अब जो ये पार्ट है इसमें हमारे पास, ये तो सबों को पता है, फेस्टिवल्स मोस्टली। हेरिटेज में क्या आएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आएंगी हमारी, हमारे डांसेस होंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, हमारे कुछ इंटेंजिबल लिस्ट में हमारी साइट्स है वो आएंगी, टेम्पल्स आएगा, आर्किटेक्चर आएगा, उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। इसमें हमें वही क्रॉप्स पढ़ने हैं, इसमें मॉनसून पढ़ना है, अल्नीनो, एनसो, लानिनो, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स पढ़ने हैं हमें। ये सब आपको साथ साथ पढ़ाया जाएगा हर टॉपिक में। जब आप स्टार्ट करोगे ये सभी जो है, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इस वक्त सिलेबस में, ये एक ओवरव्यू है। ये सभी जो है पॉइंट्स जो है सिलेबस में ये पढ़ाया जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको ये डिस्क्राइब किया जाएगा, ये बताया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हाँ, इसमें क्या आएगा, इसमें यही ब्रिज, नेशनल हाईवेज, वाटरवेज को देखना है, पोर्ट्स को देखना है, ये सभी इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है दैट इज़ वही सेम 2011 का सेंसस, उसके अकॉर्डिंग बस वही डेटा जो है आपको फिर से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको ये नहीं पढ़ना है मेन रिवर्स, अब आपको ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है, इसमें कोर्स पढ़ना है, इसमें सोर्स पढ़ना है। एक रिवर का सोर्स क्या है, इसका कोर्स क्या है, इसका इनलेट आउटलेट एक लेक का क्या है, हमें ये पढ़ना है। हमें ट्राइब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, ये पढ़ने हैं, लेक्स पढ़ने हैं, डैम्स पढ़ने हैं, इसमें वाटरफॉल पढ़ना है, ड्रेनेज पैटर्न्स, जैसे इसमें डेंड्राइटिक पैटर्न होता है, इसमें सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न होता है, इसमें ड्रेंजेड पैटर्न होता है, इसमें रेक्टेंगुलर होता है। ये पैटर्न्स भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉइल। ऑब्वियसली वही सॉइल की टाइप्स आपको इसमें पढ़नी है। जो ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी ने जो 8 टाइप्स की जो सॉइल्स है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, और हर सॉइल में कौन सी प्रोडक्शन हम करवा सकते हैं, कौन सी प्रोडक्शन हम अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ से सॉइल कैसे बनती है, चैरनोजम सॉइल, लिग्मिनस सॉइल जो है कैसे बनाते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। इसके बाद जो है दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको हैजर्ड्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, इसके बारे में पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में है दैट इज द एनडीआरएफ के बारे में, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के बारे में पढ़ना है, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में पढ़ना है। इन जो ये भी हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। देन इट इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओब्वियसली वही पॉलिटी का कंपोनेंट है ये। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में हमारे पास जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक वो पढ़ने हैं सभी आर्टिकल्स। इसमें इनका कंपोजिशन पढ़ना है हमें। इसमें पढ़ना है कि हम जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट जो हमारे पास 1951 का है उसका भी इसके साथ एक लिंक है। डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है वो भी आ सकता है इसमें, वो उसका भी कोई ना कोई पॉइंट इसमें आ सकता है क्योंकि वो सारा इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड है। फिर कंपोजिशन आ सकते हैं, वोटिंग एज क्या है, हम कब कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन के, सारे पॉइंट्स जो है ये इसमें आएंगे। देन इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस जो है वो सिटीजनशिप में आएंगे। इसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इस पे आ सकता है। शेड्यूल्स पढ़ने हैं, पार्ट्स पढ़ने हैं इसमें। हमारे पास आर्टिकल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनको भी देखना है अच्छे से। देन कम्स द उसके बाद हमारे पास ह्यूमन राइट्स होता है, यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो पढ़ना है हमें। इसमें एक्ट्स पढ़ने हैं, इसमें हमें कुछ आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने हैं। हमारे पास ह्यूमन राइट्स इंडिया में क्या है ये हमें पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है। इस पे आपको बहुत ही, अभी आपको टाइम है, उतना ज़्यादा अभी टाइम हाथ से नहीं निकला है, अभी तो कुछ दिन ही हुए अनाउंसमेंट के, बहुत टाइम आपके पास है। सबसे पहला जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहले इस कंपोनेंट को अच्छे से कवर करो, क्योंकि जो बच्चे ले करते हैं, जो
ये कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पता था लेकिन हम गलत करके आए। जो जहाँ पे वो लेक कर है दैट इज़ द मल्टीपल रिवीजन। वो रिवाइज नहीं कर पाते, वो एक बार पढ़ते हैं, जब वो पढ़ते जब उनको टाइम करीब आता है तो उनको ये नहीं ध्यान में रहता है कि अब हम रिवाइज कैसे करें, तो वो उससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये हमारे पास ये फैक्चुअल डेटा है, ये जो स्टैटिक पोर्शन है, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको मल्टीपल रिवाइज करो। कम पढ़ो कोई मसला, अगर एक टॉपिक भी दिन में एक कंपोनेंट एक पार्ट भी एक टॉपिक का हो जाता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि अगर आपको अच्छे से दिमाग में बैठता है दैट मीन्स आपने दिन जो है वो प्रोडक्टिव किया, आपका दिन प्रोडक्टिव गया है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के यूटी जे एंड के यूटी। इसमें भी वही हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी, वेदर, ये सभी आपको टॉपिक्स जो है अच्छे से डेप्थ में पढ़ने हैं, हर हॉरिजन को टच करना है। ये गेजेटेड पोस्ट है, ये कोई क्लास पोस्ट नहीं है। इसमें आपको हर कॉर्नर जो है, ये नहीं कहना है कि नहीं इतना कहाँ पूछेंगे, हाँ क्यों नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, ज़रूरी इसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। इसी तरह से हमारे पास जो है थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास इसमें है दैट इज़ द कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हमें ऐड किए हैं इन्होंने सिलेबस में, उसको भी हमें देखना है। हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को हमें थरोली अब पढ़ना है। अब ये नहीं कि हम कीज पढ़ेंगे, हम सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, नहीं, अब आपको डिटेल में जाना है। क्योंकि अब JKSSB ने एक शिफ्ट लाया है अपने एग्जाम्स में, अब वो वैसे ही जो पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे अब वैसे नहीं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी से अगर आप देखोगे, पटवारी पेपर में जो उन्होंने करंट दिया था, जो क्वेश्चंस दिए थे वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थे। वही था, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, लेकिन उसमें स्मार्टली काम करना था। इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज द जनरल इंग्लिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैनिंग है, इसमें हम अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं, बट इसमें कुछ दो चार जगह ऐसी है जहाँ पे हमें इंट्यूशन का काम लेना है, हमें उसमें स्मार्टली काम करना है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइक जो हमारे पास हमारा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है लाइक टेंसेस, उसका तो चलो हम कर सकते हैं, ये अगर हमने रूल्स वगैरह पढ़े हैं तो हम कर सकते हैं। नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स हम कर सकते हैं, प्रिपोजिशंस कर सकते हैं, एक्टिव पेसिव हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम रह जाते हैं, जो हमें इंट्यूशन से कर सकते, जो हमें स्मार्टली काम करना है एग्जाम सेंटर में, दैट इज द हमें जब भी क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम पे आता है, जब भी क्लॉजेस पे आता है, जब भी ईडियम फ्रेज पे आता है, इन 3 पॉइंट्स को बहुत ही थरोली पढ़ना है। आपको इसके लिए बुक्स देखनी है, क्योंकि एग्जाम में आप ये नहीं सोचना कि इसका ज़्यादा क्या ही आएगा, 2 मार्क्स 4 मार्क्स आएगा, 1 मार्क्स भी, आई थिंक 0.25 मार्क्स भी जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वो भी बच्चे हैं जो एक आधे मार्क्स से रह जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर होते हैं। इसीलिए 1 मार्क्स आधे मार्क्स को न्यूट्रल नहीं लेना, आपको पढ़ना है। अगर आप सच में सच्चे दिल से मेहनत इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको चाहिए ये जॉब, आप इसमें सीट निकालना चाहते हैं, तो आपको इसको न्यूट्रल नहीं लेना है, 1 मार्क्स भी वर्थ है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द मेंटल एबिलिटी इन रीजनिंग। ऑल इन ऑल इट्स इजी, ये कोई टिपिकल कंपोनेंट नहीं है। इसमें आपको रूल्स वगैरह और प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ये तो कोई भी कर सकता है, और इसका इतना नहीं, इसको प्रैक्टिस के साथ आप ये आप शाम के टाइम भी अगर इसको आप टाइमिंग रखोगे तो आप शाम भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस। ये ओवरव्यू मैंने दिया सिलेबस का। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो आई विल डू माई बेस्ट, आपको हर टॉपिक पे एक एक लेक्चर आएगा। जितने मतलब एक टॉपिक जो है उसमें 3 लेक्चर भी आ सकते हैं, 2 भी, जितना लगेगा। ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा ये है 90 डेज तक आपको लगेंगे, 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी है। आप टोटली सच में अगर आप सच्चे दिल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमें ये जॉब हाथ में आए, तो आपको आज से ही हार्ड वर्क करना है। हाथ को हम ये टाइम को हाथ से न जाने दें, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। वो बच्चे देखो जो पोस्ट्स पास में गई, हम आज कहते हैं हमने भी फॉर्म भरा होता है, हमने भी वो किया होता है, हमने भी ये किया होता है, लेकिन वो पोस्टर्स अब हाथ से निकल गई। अब ये पोस्टर्स आने वाले वक्त में हमें नहीं पता ये पोस्टर्स और कब अनाउंस होंगी।
और सेकंड बात, जो बच्चे ये कहते हैं कि कैटेगरी वाले जो है ये उन्हीं के लिए पोस्टर्स है, मैंने बहुत से ये भी सुना, वो पहले ही डिमोटिवेट होते हैं, पोस्टर्स कम हैं, कैटेगरी वालों के लिए है ये, हमें हमारा क्या होगा, हम तो नहीं ले सकते हैं। उन सभी बच्चों के लिए उन सभी बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगी कि डिमोटिवेट ना हो जाए। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से हार्ड वर्क करते हैं, तो आपका जो ये अगर खुदा ना खास्ता आपको फेलियर भी मिलता है, लेकिन आपका दिल कभी भी गमगीन नहीं होगा। कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर आपको फेलियर मिलता है, यू डोंट नीड टू वरी, ये मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि जो रेग्रेट इंसान को रहता है, दैट इज मोर मोर पेनफुल देन द फेलियर। रेग्रेट अपने दिल में अपने अंदर ना रखें, फिर कल को हम ये रिग्रेट करेंगे, काश हमने भी पढ़ा होता, काश मैंने भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया होता। आप ये रिग्रेट ना, कल को आपको ये रिग्रेट ना करना पड़े। इट्स अवलीन फुर्सत में आप पहले इस एग्ज़ाम को पढ़ना स्टार्ट करें, इस यहाँ से स्टार्ट करें। आप ये ना देखें कि अभी टाइम है, अभी 3 महीने, अभी 4 महीने, अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा। ये ना देखे वक्त हाथ से कैसे निकल जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। तो होप सो आप सभी बच्चों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला होगा। और कल से 8 बजे के बाद आपको लेक्चर आएगा, और सभी बच्चे जो हैं मेरे साथ जुड़े रहें। ये पूरा सिलेबस जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 120 मार्क्स जो है कंप्लीट मैं कवर खुद करूँगी। कैसे इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या कौन सा पॉइंट आ सकता है, हर हॉरिजन हर कॉर्नर को मैं टच करूँगी। जहाँ पे जो मटेरियल होगा वो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो भी बच्चे मेरी लेक्चर सीरीज़ देखेंगे, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी भेजूँगी, लेकिन खुद के जो सेल्फ नोट्स होते हैं, वो एक इमेज जो है वो हमारे दिमाग में प्रिंट एक की तरह लग जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ नोट्स बनाएं, पीडीएफ फाइल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।